हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा सामने देखेंगे सब। आज बीएसटी का फाइनल टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कोर्स खत्म इसी के साथ। बेटा टॉपिक का नाम है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत सारी बातें डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड अभी हमें समझनी है। बेटा डब्ल्यूटीओ से पहले ना एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती थी। बेटा डब्ल्यूटीओ से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन काम किया करती थी, नाम था बेटा गैट। ये ऑर्गेनाइजेशन थी, इसकी बेटा एक थीम लाइन थी, फ्री ट्रेड इन गुड्स। फ्री ट्रेड इन गुड्स। इस ऑर्गेनाइजेशन ने ना बेटा 1948 में काम करना शुरू किया। आराम से सुनते जाना, एक एक बात, बुक पढ़नी नहीं पड़ेगी, ठीक है जी, वरना परेशान होते रहना। 1948 में काम करना स्टार्ट किया और बेटा 31 दिसंबर 1994 तक काम किया। कुछ कमियां थी, तभी इसको रिप्लेस किया गया। इसको रिप्लेस करा एक ऑर्गेनाइजेशन है नोन एज डब्ल्यूटीओ। और बेटा 1 जनवरी 1995, इससे अगले दिन इसका नाम बदल दिया गया, डब्ल्यूटीओ कर दिया गया और काफी चेंजेस के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया गया। बेटा इसकी थीम लाइन, इसकी टैग लाइन थी, फ्री ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। पहली बात तो बेटा यहां सर्विसेज वर्ड ही नहीं था। दूसरी बात बेटा, ये जो फ्री ट्रेड इन गुड्स की आप बात कर रहे हो ना, गैट में ना ये फ्री ट्रेड इन गुड्स नाम चारे का था। इट इज ओनली फॉर नेम सेक, यहां फ्री ट्रेड होता नहीं था। यही कमी थी जिसकी वजह से इसको डब्ल्यूटीओ ने रिप्लेस किया। डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गैट क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। सब अलाउड है बाबू, कोई नहीं, कर लो। अच्छा बेटा, अब कमियां क्या थी मैं के करके वो बताना शुरू करूंगा कि क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से गैट को रिप्लेस करा डब्ल्यूटीओ ने। ठीक है जी, जो कमियां थी ना बेटा, वही चीज डब्ल्यूटीओ के नए एग्रीमेंट में सुधार दी गई। तो चाहे कमियां पढ़ लो, चाहे डब्ल्यूटीओ के नए एग्रीमेंट पढ़ लो, आपको दोनों बातें एक ही चीज से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, तो मैंने नोट्स में प्रिंट करे हैं बेटा डब्ल्यूटीओ के नए एग्रीमेंट, जिसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की। प्यार से हम बोलते हैं एओए, इसे हम बोलते हैं प्यार से एओए, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। क्या होता था गैट में, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बेटा जितने डेवलप्ड नेशन थे ना, उन्होंने ना गैट में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है डेवलपिंग कंट्रीज को। और कैसे एक्सप्लॉइट किया है, उन तीन चीजों का मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। वन इज कोटा, अदर वन इज टैरिफ। शिवम याद आई कुछ बात? कोटा, टैरिफ। पूछा था ना आपने एक दिन मुझसे कि ये दो वर्ड बता दो, तो मैंने एक्सप्लेन किया था, मैंने कहा कोई नहीं, अगले चैप्टर का पार्ट नहीं है। तो उन्हें इंटरनल ट्रेड में बिल्कुल लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, फिक्की सीआईआई के बारे में, उनके रोल पढ़ रहे थे, तब तूने बात करी थी। एंड सब्सिडी, भैया मेरी बात है, हो सकता है 20 दिन लग गए हो, पर बात होगी जरूर। ठीक है, अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं है, बस बोल दिया कभी होगा होगा और बिता दिए 2 साल, बताया ही नहीं, ऐसी वाली कहानी नहीं है। लो जी समझते हैं इसको, क्या क्या थे ये। बेटा यूएसए एक डेवलप्ड नेशन, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री। होती क्या कहानी थी, मान लो बेटा इंडिया ने वीट प्रोड्यूस करा, और बेटा वो वीट प्रोड्यूस करा 5 रुपी पर केजी में, और इंडिया में बिक रहा है 5 रुपए किलो में। ठीक है, यूएसए ने वीट प्रोड्यूस करा, इनके फार्मर को कॉस्ट आई 8 रुपी पर केजी, 8 रुपए पर किलो। बेटा किसका बिकना चाहिए? इंडिया, जिसने सस्ता बनाया वो सस्ता बेचेगा। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ट्रेड इन गुड्स? अगर गैट कहता था फ्री ट्रेड इन गुड्स, तो फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है? जो सस्ता बनाएगा वो सस्ता बेचेगा। भैया किसने सस्ता बनाया? आपने सस्ता बनाया, बिकना किसका चाहिए? आपका बिकना चाहिए सामान। ठीक है जी, अब ये क्या करते थे बेटा, ओछी हरकत समझो। डेवलप्ड नेशन है, पैसों की कोई कमी नहीं है, अपने फार्मर को कहते थे
इंडिया में पहुंचाओ, इसको 3 रुपए किलो बेचो। मैंने कहा जी 8 रुपए तो कॉस्ट आ रही है। क्या टेंशन क्यों ले रहे हो, हम देंगे ना सब्सिडी आपको। 5 रुपए किलो मेरे से सब्सिडी ले लो, गवर्नमेंट कहती थी, और इंडिया में बेचो 3 रुपए किलो, उस कंट्री को लूटो। तो बेटा ऐसे कर कर इन ओछी हरकतों से फ्री ट्रेड इन गुड्स को फ्री ट्रेड इन गुड्स को फ्री ट्रेड इन गुड्स ही नहीं रहने दिया गया। मतलब जो मेजर प्रिंसिपल था गैट का, आपको दिखाई दे रहा है उससे कितना बड़ा डिपार्चर है ये। एक तरफ तो हम गुणगान गा रहे हैं गैट के कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करेगी। भाई डब्ल्यूटीओ का काम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करना। गैट इसकी प्रीडेसेसर ऑर्गेनाइजेशन ही तो है, उसका काम भी तो यही था, फ्री ट्रेड इन गुड्स को प्रमोट करना। ये फ्री ट्रेड है। अगर एक देश की गवर्नमेंट यहां पर सब्सिडी देकर 3 रुपए किलो दूसरे देश में सामान बिकवा रही है, तो ये फ्री ट्रेड तो नहीं है। ठीक है ना जी। तो बेटा पहला तरीका जो इस्तेमाल किया जाता था, वो तरीका इस्तेमाल किया जाता था सब्सिडीज। क्लियर है जी बात। दूसरा तरीका सुनो जी बेटा, मान लो अगेन कहानी यही है कि गुड्स प्रोड्यूस हुआ है यूएसए में 8 रुपए किलो, इंडिया में हुआ है भी 500 रुपए किलो प्रोड्यूस। ठीक है, इंडिया ने बेटा इसको एक्सपोर्ट किया, रास्ते का किराया भाड़ा आ गया मान लो 50 पैसे पर किलो, 5.5 का हो गया। यहाँ पर बेटा खाने पीने की आइटम पर मैक्स 20% टैक्स है, मैक्स 20। ठीक है जी, 5.5 की चीज पहुंची, 20% टैक्स भी लगा लो तो कितने की पहुंच गई, 6 रुपए 60 पैसे। यूएसए में किसका बिकना चाहिए, इंडिया का ही बिकेगा, सस्ता है, अभी भी सस्ता है, आपके कंपैरिजन में तो काफी सस्ता है, इसका ही बिकेगा। भाई बिकने ही नहीं दिया जाता था। क्या किया जाता था, अननेसेसरी टैरिफ्स लगाए जाते थे। टैरिफ्स का मतलब होता है बेटा टैक्स रेट, टैक्स रेट से अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना। इन्होंने क्या करा, रातों रात कस्टम लॉ बदल दिया। ठीक है जी, इंडिया से अगर कोई भी व्हीट इंपोर्ट होगा उसके ऊपर टैक्सेस यानी 50%, 60%, 100%, बस महंगा कर दो उनका सामान किसी भी तरीके से। समझ में क्या तरीके, क्या हथकंडे अपनाए जाते थे। अगर आप इसके ऊपर टैक्स लगा दोगे, मान लो आपने 3 रुपए के आसपास का टैक्स लगा दिया, बस आपका काम तो हो गया। अब इंडिया का गुड्स कितने का हो गया आपके देश में, 8.5 का, कोई खरीदेगा, बस खत्म होगी कहानी। यही तो हम चाहते हैं। तो बेटा ये ऐसे रोका जाता था फ्री ट्रेड्स को, और गैट्स बैठा हुआ तमाशा देखा था, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज का इतना बोलबाला था गैट के जमाने में कि फ्री ट्रेड का तो बस नाम था, वो थीम लाइन तो थी नहीं, बस वो तो कागजों पे दिखाने के लिए थी। समझ में आई बात। एक बात समझ में आई थी सब्सिडी, दूसरा समझ में आया कोटा, तीसरा भी समझो, ओ सॉरी दूसरी बात टैरिफ, तीसरा भी समझो बेटा कोटा। कोटा मतलब बेटा क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। अब मान लो बेटा यूएसए ने ना कस्टम लॉ चेंज नहीं किया, मतलब टैक्स रेट से प्रोटेक्शन नहीं दिया, तो ये कैसे प्रोटेक्शन देते थे ये भी समझो। तीसरा तरीका इनके पास कोटा, कोटा मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। इन्होंने अपने देश में ना एक नया लॉ बना दिया, कह दिया व्हीट इंपोर्ट तो हो सकती है हमारे देश के अंदर, बट 1 लाख किलो से ज्यादा नहीं, या 10 लाख किलो से ज्यादा नहीं, कोई भी एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी। अब बेटा मान लो 10 लाख किलो आपने स्पेसिफाई किया, 10 लाख किलो तक व्हीट इंपोर्ट हो जाएगी 6 रुपए 60 पैसे पे। जो सस्ता बना रहा है वहां से इंपोर्ट कर लो, इंडिया सस्ता बना रहा था इंडिया से इंपोर्ट कर ली, 10 लाख की दो, किस रेट पे, 6 रुपए 60 पैसे पे। टैक्स नहीं बढ़ाया इस बार। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद इंपोर्ट नहीं हो सकती पूरे साल। उसके बाद किसकी बिकेगी, उसके बाद भैया यूएस से गई सिटीजन की बिकेगी, उसके बाद इंपोर्ट अलाउड नहीं है। यानी कि हमने इंपोर्ट का कोटा फिक्स कर देते थे कि कितना आप इंपोर्ट कर सकते हो किस कमोडिटी को। तो हम या तो कोटा से बचा रहे थे अपने देश की इंडस्ट्री को, या बेटा टैरिफ से बचा रहे थे, या बेटा सब्सिडीज से बचा रहे थे। हम कर ये रहे थे, तीनों ही फ्री ट्रेड नहीं है। जब डब्ल्यूटीओ आया, डब्ल्यूटीओ ने अपनी मेंबर कंट्रीज को बहुत अच्छे से समझा दिया। कब आया था, 1 जनवरी 1995, 1995, पहले ही दिन समझा दिया बहुत अच्छे से। उरुग्वे एक जगह है जहां पर डब्ल्यूटीओ का पहली मीटिंग हुई, मतलब गैट खत्म कर रहे थे 31 दिसंबर को रात को, और डब्ल्यूटीओ बन रहा था। उरुग्वे एक जगह है बेटा, उस जगह पे डिस्कशन हुआ था, उस जगह पे डब्ल्यूटीओ बना था। तो उस जगह पे पहली चीज जो डिस्कस हुई कि कोई भी कंट्री इन तीनों मैसर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जो सस्ता बनाएगा वो सस्ता बेचेगा, आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से इतना मोह मत पालो।
ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझते हो? क्या होता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब? द वर्ल्ड इज द इकोनॉमी। जिस दिन इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन करा तो इंडिया के लिए मतलब पता क्या है? नाउ द इंडिया इज नॉट मोर इकोनॉमी टू यू, द वर्ल्ड इज द इकोनॉमी। अब दुनिया इकोनॉमी है आपके लिए, इंडिया कोई इकोनॉमी नहीं है। इंडियन से वो नहीं पाल सकती इंडियन गवर्नमेंट। अब जो सस्ता बनाएगा वो सस्ता बेच कर जाएगा बेटा हमारे देश के अंदर। और सेम सारे देशों को समझा दी गई है कहानी कि ना कोटा, ना टैरिफ, ना सब्सिडी, इन तीनों हथकंडों का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए। ये यूज नहीं होगा बेटा। WTO अगर गलती से पकड़ लेना बेटा तो चाहे तो मेंबरशिप भी हटा सकता है। क्लियर है अच्छी बात? अब मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत आसान होता है हर दिवाली पे 5 दिन पहले शुरू हो जाना, चाइना बॉयकॉट करो, चाइना के मांझे बॉयकॉट करो, चाइना के कलर बॉयकॉट करो, दिवाली से पहले शुरू, बसंत से पहले शुरू। आपको क्या लगता है इंडियन गवर्नमेंट बॉयकॉट कर सकती है? यार वो सस्ता बना रहा है, वो सस्ता बेचेगा। बॉयकॉट आप कर सकते हो। इंडियन, बार बार लोग मैसेज लिखते हैं ना, इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ करती, हम क्यों कुछ करें? इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर सकती, WTO मेंबर हटा देगा। वो सस्ता बना रहा है, वो तो सस्ता बेचेगा। गलत क्या उसमें? बॉयकॉट आप कर सकते हो। अब पता क्या होता है, जितने मतलब मेरे को तो लगता है सारे ज्ञानी यूट्यूब पे मिलते हैं हमें आजकल, ठीक है ना जी, या सोशल मीडिया पे मिलते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं बॉयकॉट कर देती। हम पढ़ते रहते हैं, मस्ते रहते हैं। अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। पता कुछ है नहीं, बस ज्ञान फैलने चल दो। इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। कर सकते हो आप, कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट को करना होता कब का बॉयकॉट कर देती। क्लियर है जी बात? समझ आती है बात? आगे बढ़ जाए। पहला एग्रीमेंट समझ में आया, AOA क्या था? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। आगे बढ़ाते हैं बेटा बात। बेटा दूसरा एग्रीमेंट जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वो है एग्रीमेंट ATC, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। ये क्या एग्रीमेंट था? ठीक है जी, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। बेटा अगेन मैंने जैसा बताया, गैट में बोलबाला किसका था? डेवलप्ड नेशन का। पूरी अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर रखा था डेवलपिंग नेशन को बेटा, पूरा दबाव बनाकर रखते थे। इन्होंने क्या करा, गैट में एक ऐसा एग्रीमेंट भी पास करा दिया जो सारे डेवलपिंग कंट्री के अगेंस्ट था। वो एग्रीमेंट क्या था? इन्होंने कोटा फिक्स कर दिया डेवलपिंग कंट्रीज का कि आप टेक्सटाइल और क्लोथिंग का कितना एक्सपोर्ट कर सकते हो वर्ल्ड वाइड, कितना एक्सपोर्ट कर सकते हो टेक्सटाइल और क्लोथिंग का वर्ल्ड वाइड। और मान लो ये कोटा, एग्जैक्टली ये फिगर कहीं पर भी गिवन नहीं है, मान लो ये कोटा था डेवलपिंग कंट्री का 30%। तो जितने डेवलपिंग नेशन है, और आपको पता है मोस्ट ऑफ द नेशन डेवलपिंग नेशन है बेटा, जितने डेवलपिंग नेशन है बस 30% ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं टोटल एक्सपोर्ट का, जो टेक्सटाइल और क्लोथिंग का वर्ल्ड वाइड होता था। जितना भी टोटल एक्सपोर्ट होता था ना टेक्सटाइल और क्लोथिंग वर्ल्ड वाइड, उसका सिर्फ 30% एक्सपोर्ट कर सकती थी डेवलपिंग कंट्रीज मिलकर। बाकी 70% एक्सपोर्ट कौन करेगा? डेवलप्ड नेशन। अच्छा मुझे बताओ, ये फ्री ट्रेड है? कुछ सर पैर दिख रहा है फ्री ट्रेड का? भाई अगर ये सस्ता भी बना रहे हैं तो भी 30% से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। समझ में आ रही है? ये कौन सा फ्री ट्रेड है? ये तो पूरा का पूरा डिपार्चर है फ्री ट्रेड के प्रिंसिपल से, है ना? तो बेटा जब WTO बना, सारे डेवलप्ड नेशन को बिठा दिया गया कि ये कहानी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा ठीक है जी, हमें भी समझ में आता है ये गलत है, बट हम इसको एकदम नहीं हटाएंगे। हम हटाएंगे ना फेज्ड मैनर, धीरे धीरे हटा लेते हैं। और बेटा आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, 1 जनवरी 1995 को डिसाइड हुआ कि आप इस कोटा को 10 सालों में खत्म कर देंगे, हर साल थोड़ा थोड़ा खत्म कर देंगे, फेज्ड मैनर में खत्म करेंगे। यानी कि अगर 70% इनका टोटल एक्सपोर्ट में शेयर था, 10 से डिवाइड कर लो, इन्होंने हर साल 7% गिरा दिया। अगले साल हो गया 63, फिर 56, फिर 49, 42, करते 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 2005 की जब सुबह हुई, 1 जनवरी 2005 की जब सुबह हुई, 10 साल खत्म, सारी रेस्ट्रिक्शन खत्म हो चुकी थी। 10 साल में ही तो कहा था हटाने को,
1 जनवरी 2005 को ये रिस्ट्रिक्शन ही थी। अब जो सस्ता बनाएगा वो एक्सपोर्ट कर लेगा। टेक्सटाइल और क्लोथिंग किसी डेवलप्ड नेशन का कंट्रोल नहीं है, किसी डेवलप्ड नेशन का कोटा फिक्स नहीं है कि वो कितना एक्सपोर्ट कर सकता है। अब जो सस्ता बनाएगा वो सस्ता बेचेगा, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री है चाहे वो डेवलप्ड है। बोलबाला खत्म डेवलप्ड नेशंस का। ठीक है जी। क्या देखो, पता है क्या मतलब गलत क्या है? गलत ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अपना दिखाना। आपको जो ये अमेरिका आज बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि आपने होश कब संभाली? 6-7 साल पहले। तब से अमेरिका को अच्छा ही पाया। क्यों? क्योंकि मोदी जी बैठ चुके थे। उससे पहले हमारा सबसे बड़ा दुश्मन रहा है अमेरिका। आप अपने पिताजी से पूछकर देखना, अपने दादाजी से पूछकर देखना, हमेशा पाकिस्तान का साथ दे देके इंडिया को बैकफुट पे लाया। 1965 की लड़ाई थी, इंडिया लाहौर तक घसीट कर ले गया था पाकिस्तान आर्मी को, सब निपटा दिया था लाहौर तक, पूरा कब्जा कर दिया था। यूएसए ने एक धमकी दी। उस टाइम पर इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं था फूड ग्रेन्स में, खाना भी हमारा समझ लो इंपोर्ट होता था यूएसए से। यूएसए ने कहा खाना रोक दूंगा, पीछे पहुंच जाओ। पाकिस्तान 1965 में अंदर मिल जाता इंडिया के, वापसी आना पड़ा इंडियन आर्मी को। यूएसए कभी हमारा दोस्त नहीं रहा है, ध्यान रखना। और यूएसए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता था। मतलब ये बता देना कि गैट मेरी है, तो फिर भाई काहे की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? ये तो फिर अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई। ये सारा दिमाग अमेरिका का था, जितना मैं बता रहा हूं आपको। क्लियर है बस? मुझे ये नहीं मतलब कि कल को टॉपिक पेपर में आता है कि नहीं आता, पर आप समझ सकते हो इसकी क्या रेलेवेंस है जिंदगी में। आगे जाके तुम्हें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। 12th में भी आएगा टॉपिक थोड़ा सा WTO दोबारा। ठीक है जी। अभी तक मैंने 2 एग्रीमेंट पढ़ा है, समझ में आते हैं बेटा? एक बात जो मुझे अभी यहीं से क्लियर करनी है, मैंने इनका डिफरेंस बताया था। यहां पर क्या लिखा है? फ्री ट्रेड इन गुड्स। ये तो था ही नहीं फ्री ट्रेड, वो तो समझ आ ही रहा है। ये यहां क्या लिखा था? फ्री ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा जब तक WTO बना नहीं था ना, तब तक सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होती थी, सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते थे, वो भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन के साथ। वो आपने पढ़ी लिए 2 एग्रीमेंट, AOA और ATC, तो आपको पता लग ही गया होगा कितने पंगे होते होंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी, कैसे हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाते होंगे, कैसे दूसरों को हम परेशान करते होंगे, है ना? सर्विसेज तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं होती थी। फिर बेटा जब WTO बना, WTO ने MFN कंट्रीज को एक बात समझाई। MFN मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन को एक बात समझाई। किनको बोला जाता है MFN कंट्री? जो WTO की मेंबर है। WTO ने अपनी मेंबर कंट्रीज को एक बात समझाई, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द गुड्स एंड द सर्विसेज। क्या ही फर्क है? फॉरेन सर्विसेज, फॉरेन सप्लायर्स, फॉरेन सप्लाईज, फॉरेन सर्विसेज, एक ही तो बात है। चाहे गुड्स आए फॉरेन से, चाहे सर्विसेज आए, कोई फर्क नहीं है। इमीडिएटली MFN कंट्रीज को बोला गया अपने कस्टम लॉ बनाओ, सॉरी अपने कस्टम लॉ को अमेंड करो, उसमें जहां जहां गुड्स लिखा है वहां वहां सर्विसेज की भी परमिशन दो, सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउ करो। और आपको बता देता हूं, पहली बार ऐसा हुआ था माधुरी दीक्षित की शादी में, जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो फॉरेन से आई थी। इनके बाद आई थी, WTO ने जब अलाउ किया। भाई यहां नहीं होती थी सर्विसेज इंपोर्ट, अलाउड ही नहीं था। किसी देश के कानून में नहीं लिखा था, कस्टम में ही नहीं लिखा था, तो अलाउ कैसे हो जाता? मतलब समझ सकते हो ना, लॉ के बाहर तो हमारे देश का PM भी नहीं है। लॉ के बाहर तो देश का PM भी नहीं है भैया। तो लॉ में नहीं लिखा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो ही कैसे जाती? WTO ने अलाउ कराई है MFN कंट्रीज से रिक्वेस्ट कर करके। समझ में आएगा? तीसरा एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट का नाम है GATS, GATS। ये है एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, GATS। ये 3 बातें पढ़ना GATS की। GATS provide that trade in services governed by MFN obligation that एक सेकेंड, कुछ ना कुछ गड़बड़ है प्रिंटिंग में शब्द। GATS provide that trade in services governed by most favored nation obligation that कुछ ना कुछ गड़बड़ बस। लेकिन बात वही है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कोई भी फॉरेन सप्लायर्स में और सर्विसेज में। ये दोनों बातें पढ़ना।
all member countries are required to remove restriction on trade in services in a phased manner, कि आप सर सब रेस्ट्रिक्शन हटा लो ट्रेड इन सर्विसेज के ऊपर, चाहे फेज्ड मैनर में, चाहे साल 2 साल ले लो, लेकिन रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल हटा दो. Each member country shall promptly publish all its relevant laws and regulation pertaining to trade and services. Trade in services होगा, trade in services to which the member is signatory. बेटा सारी मेंबर कंट्रीज को समझा दिया, प्रॉम्प्टली इमीडिएटली रूल्स रेगुलेशन लाओ, ट्रेड इन सर्विसेज को अलाउ करो. ठीक है ना जी. वरना आज भी वही घिसी पिटी जिंदगी चल रही होती, कोई सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना हो रही होती, गुड्स पे ही कहानी होती. और बेटा यही नहीं रुका WTO, मतलब इसने तो हद ही कर दी. एक नया एग्रीमेंट भी ले आए जहां पर इन्होंने अलाउ कर दिया सिर्फ सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट. यानी कि कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, थैंक्स टू WTO, जिसकी वजह से आज हम मैकडी देख पा रहे हैं, डोमिनोज देख पा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा बिजनेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे ही तो डिपेंडेंट है. वहां के आप रेसिपीज, पेटेंट ही तो यूज कर रहे हो, कॉपीराइट ही तो यूज कर रहे हो वहां के. अगर WTO ना होता, कोई फ्रेंचाइज सिस्टम चल रहा होता इंडिया में. अब आप समझो 1 जनवरी 1995 को WTO बना और अगले ही साल मैकडी ने इंडिया में कदम रख लिया था. वरना थोड़ी होता ये सब. और उससे अगले साल मैकडी फेल होकर पहले वापसी चला गया था. मैंने बताया था मैकडी एक बार फेल होके गया था इंडिया से. क्लियर है जी बात, समझ में आती बात. इस एग्रीमेंट का नाम था ट्रिप्स. ये देखो जी, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ठीक है जी. और मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, क्योंकि पुराने जमाने में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब सिर्फ 3 बातें, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क. अब तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया. याद है ना मैंने प्लांट वैरायटी क्या क्या बातें कर दी थी आपके साथ, याद है ना वो हमने बात की थी, शिमला मिर्च, येलो रेड, कहाँ आती थी भैया पहले. ये भी तो बाबू आज की तारीख में IPR का ही पार्ट है. ठीक है ना जी. चारों एग्रीमेंट समझाए मैंने, समझ आए. AOA, ATC, गैट्स, ट्रिप्स, और बेटा बाकी गैट्स के एग्रीमेंट, जो पुराना गैट था उसके एग्रीमेंट एज इट इज WTO ने कॉपी कर लिए. 4 में चेंज हुए, 2 नए बने जहां सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया गया. 2 में चेंज हुआ जो बहुत खराब थे, जो डेवलपिंग नेशन के खिलाफ थे. क्लियर अच्छी बात. नोट्स मैंने दिए हुए हैं, फिर भी मैं चाहता हूं आपसे 1 मिनट AOA पढ़ दो. आप पढ़ रहे हो. समझ आई बात. ATC यहां से शुरू हुई. 1 जनवरी 2005 की सुबह सब रेस्ट्रिक्शन खत्म हो गई थी डेवलपिंग कंट्री के ऊपर. 10 सालों में खत्म हुई थी. पढ़ो एक बार ढंग से ATC. ठीक है. इंट्रोडक्शन सिर्फ ये 4 लाइन है WTO का, पढ़ना. ये इट केम इनटू एग्जिस्टेंस मतलब ये गैट के लिए लिखा है. गैट केम इनटू एग्जिस्टेंस, GATT. ठीक है पुत्र जी. कोर्स खत्म हो जाता है इसी के साथ. ठीक है जी. अभी केस स्टडीज शुरू करेंगे और फिर बेटा रिवीजन कैसे चलेगा उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे. रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों. बाय बाय.